नमस्कार भैया। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पढ़ा था। आज उद्दिष्ट धारा जनित्र के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेन, गाड़ियों में, इन सभी में, बैटरी में, इन सब में कौन सा जनित्र होता है? दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या होता है? हर अर्ध घूर्णन के पश्चात में विद्युत धारा की दिशा वो उत्क्रमित होती है, मतलब चेंज हो जाती है। जो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो पहले आधे घूर्णन में बाह्य परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा है वो V2 से V1 थी। फिर अर्ध घूर्णन के पश्चात वो जो दिशा है वो V1 से V2 हो जाती है। लेकिन दिष्ट धारा जनित्र में ऐसा नहीं होता। विद्युत धारा की दिशा एक ही रहती है। मतलब पहले आधे घूर्णन में यदि V2 से V1 होती है तो दूसरे आधे घूर्णन में भी वो V2 से V1 होगी, और यदि पहले आधे घूर्णन में V1 से V2 है तो दूसरे आधे घूर्णन में भी V1 से V2 ही रहेगी। मतलब जो पहले आधे घूर्णन में रहेगी वही दूसरे आधे घूर्णन में रहेगी। तो दिष्ट धारा जनित्र किसे कहते हैं? दिष्ट धारा जनित्र ऐसी घूर्णन युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को, ऐसी घूर्णन युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जिसमें प्राप्त विद्युत धारा की दिशा समय के साथ में नियत रहती है, बदलती नहीं है। मतलब जो दिशा है वो हर घूर्णन के पश्चात, हर घूर्णन के पश्चात समान रहती है, बदलती नहीं है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी बनावट कैसी होती है? बनावट में क्या है कि जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट होती है वैसे इसकी होती है। बस अंतर किसका होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ा था हमने उसमें था सर्पी वलय। उसमें क्या था? सर्पी वलय। लेकिन इसमें सर्पी वलय के स्थान पर होता है विभक्त वलय, जिसे कम्यूटेटर बोलते हैं। विभक्त वलय या अर्ध वलय या कम्यूटेटर बोलते हैं। इसमें विभक्त वलय होता है। बाकी तीन पार्ट सेम होते हैं। क्षेत्र चुंबक, वही क्षेत्र चुंबक इसमें होता है। ये नाल के आकार का, एक नाल के आकार का एक चुंबक होता है, वही क्षेत्र चुंबक इसमें होता है। तो इसमें एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक होता है जिसे हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। वही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में होता है, वही इसमें होता है। दूसरा भाग आर्मेचर या कुंडली, इसमें भी क्या होता है? वही नरम लोहे की, कच्चे लोहे की बनी हुई एक आयताकार कुंडली रहते हैं। इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे जाते हैं। ये चुंबक के सिरे एंड रेस हमें पता है चुंबक की दिशा में साइन से रहती है, पता है। तो इसमें वही आर्मेचर कुंडली होती है। ये कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी पर विद्युत रोधी तारों की लिपटी हुई कुंडली ABCD होती है, जो इस चुंबक के क्षेत्र में क्या करती है? घूर्णन करती है, गति करती है। तीसरा भाग होता है इसका ब्रुश। ब्रुश वही होते हैं, या तो कार्बन के बने हुए होते हैं या फिर लोहे की पत्ती के बने हुए होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं? जल्दी घस जाते हैं, इसलिए इनमें धातु की पत्तियों के बड़े ब्रुश काम में लेते हैं। कार्बन के जल्दी घिस जाते हैं। चौथा भाग है वो इसका अलग होता है, जो जनित्र प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उसमें सर्पी वलय होता है, इसमें विभक्त वलय होता है, कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं, या अर्ध वलय जिसको बोलते हैं। वो होता है क्या है कि जैसे ये एक वलय है, इस वलय के दो भाग रहते हैं। तो एक वलय, उसमें दो अलग अलग वलय होती है। इसमें एक वलय के दो भाग कर लेते हैं, दो भाग में उसको काट लेते हैं। एक भाग C1, दूसरा भाग C2। तो एक ही वलय लेते हैं, उस एक वलय के दो टुकड़े होते हैं जिन्हें हम विभक्त वलय या अर्ध वलय कहते हैं। और ये अर्ध वलय या विभक्त वलय ये क्या करती है? जो कहते हैं ना बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदलती नहीं है, तो यही करते हैं ये काम। ये जो बाह्य परिपथ में जब विद्युत धारा की दिशा बदलती है तो उसे वापस जो पहले अर्ध घूर्णन में होती है वो उसको नियत बनाए रखते हैं। मतलब विद्युत धारा की दिशा को बदलने नहीं देते। यहाँ पे दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। जो विभक्त वलय होती है वो यहाँ पे दिक् परिवर्तक, दिक् मतलब दिशा, दिशा परिवर्तन का कार्य करती है। तो ये विभक्त वलय होती है। जैसे ये, अब इसके ऊपर दो
ये एक बल्ले के दो भाग होते हैं, एक C1 दूसरा C2। अब जो ब्रुश होते हैं ये कुंडली है ABCD। हमेशा ध्यान रखना कुंडली A का A सिरा हमेशा C1 से जुड़ा हुआ रहता है। A सिरा होता है वो C1 से जुड़ा है। जैसे कुंडली घूमती हुई उस दिशा में चली गई तो A उधर चला गया तो ये C1 भी उधर चला जाएगा, क्योंकि ये इनके साथ साथ में क्या करती है, जिधर कुंडली घूमेगी उधर ये भी साथ साथ में घूमेगी। तो A जिधर जाएगा उधर C1 चला जाएगा, A उधर चला जाएगा तो C1 है वो C2 की जगह आ जाएगा, C2 है वो C1 की जगह आ जाएगा। तो ये जो कुंडली के साथ साथ क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। तो A सिरा हमेशा C1 से जुड़ा रहता है और D सिरा हमेशा कुंडली का C2 से जुड़ा हुआ होता है। इसमें ये बात लिखी हुई है कि इसमें एक धातु के वलय के दो बराबर भाग C1 C2 होते हैं। दो बराबर भाग के C1 C2 जो यहाँ पे लगे हुए हैं गणित में, आर्मेचर का एक सिरा, आर्मेचर मतलब कुंडली का A सिरा A C1 से और दूसरा सिरा D C2 से जुड़ा रहता है। जो आर्मेचर के साथ साथ कुंडली के साथ साथ क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। जो दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक का कार्य मतलब दिशा वायु परिवर्तन में जो विद्युत धारा की दिशा है वो नियत बनाए रखते हैं, इसे बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने इसकी संरचना पढ़ी है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रियाविधि पढ़ी कि वो कैसे विद्युत धारा बनाता है, वैसे हम दिष्ट धारा जनित्र की क्रियाविधि भी पढ़ेंगे। तो अभी हम अब पढ़ते हैं दिष्ट धारा जनित्र की क्रिया। तो दिष्ट धारा जनित्र में क्या होता है, वैसे दिष्ट धारा जनित्र की क्रियाविधि और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान होती है। अंतर कितना होता है कि जो आधा घूर्णन जो दूसरा, पहले आधे घूर्णन में बिल्कुल सेम भाषा होती है, सेम क्रियाविधि होती है, लेकिन अर्ध घूर्णन के पश्चात थोड़ी सी क्रियाविधि चेंज हो जाती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो अर्ध घूर्णन के पश्चात में जो विद्युत धारा की दिशा है वो बदलती है, इसमें बदलती नहीं। इसलिए बस अंतर कितना होता है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अंतर है, मतलब ये दो चार लाइनें आपको अलग लिखनी है, बाकी दोनों का क्या होता है, सेम होता है। बस समझना क्या है, वही चीज उसमें, वही नियम इसमें लगते हैं, वही इसमें लगते हैं, दोनों में समान सिद्धांत होता है। सिद्धांत पूछते हैं तो आपको पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अगर परीक्षा में पूछ ले, मैंने पिछले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जिस सिद्धांत पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र करता है उसी सिद्धांत पर दिष्ट धारा जनित्र भी कार्य करता है। दोनों का एक ही सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, उसी पर कार्य करते हैं। विद्युत धारा का प्रेरित होना मतलब तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित होती है, तो वह उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसकी क्रियाविधि भी वही है कि जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाना है, तो कुंडली को जब दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो कुंडली का जो AB सिरा है ये तो ऊपर की ओर जाएगा और CD सिरा वो नीचे की ओर जाएगा। तो AB सिरा ऊपर की ओर और CD सिरा नीचे की ओर जाएगा। अब कोई कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र में ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है N से S की ओर, वह उन्हें काटेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, उनको वो काटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र के मान कुंडली कभी तो देखो, अभी तो ये इसके समांतर है, ऐसे होगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत होगी। तो कुंडली कभी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, कभी लंबवत, फिर समांतर, फिर लंबवत, ये क्रम चलता रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, दोनों एक ही चीज है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन से विद्युत धारा बनती है। ये परिवर्तन होता है तभी विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित होती है, प्रवाहित होती है, बनती है। तो फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे। तो फ्लेमिंग का नियम हमने पिछले में पढ़ा था कि चुंबकीय ये जो तीन अंगुलियां हैं इनको लंबवत करना है। ये चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, अंगूठा है वो घूर्णन की गति को, और जो मध्यम है वो विद्युत धारा की। तो हम इन तीनों को इस प्रकार से करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S है तो अंगुली को N से S की ओर रखना है। कुंडली का AB सिरा ऊपर की ओर गति कर रहा है तो अंगूठा ऊपर की ओर। तो तीसरी जो अंगुली है उसकी दिशा क्या है, A से B की ओर। तो AB सिरे में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, A से B की ओर। अब ऐसे CD सिरे में देखें,
तो सीधी सिरा तो नीचे की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये N से S की ओर, N से S की ओर, अंगूठा है वो नीचे की ओर, तो ये जो तीसरी अंगुली मध्यम वाली इसकी दिशा क्या है, C से D की ओर। तो सीधी सिरे में जो चुंबकीय विद्युत धारा की दिशा है वो C से D की ओर। तो कुंडली में क्या होगी, A B C D। तो कुंडली में प्रेरित, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, A B C D के अनुदिश होगी। तो कुंडली में जो विद्युत धारा बह रही है उसकी दिशा A से B, B से C, C से D की होगी। बाह्य परिपथ में क्या होगी, अब A से जो विद्युत धारा बहती हुई B में गई, B से C में, C से D, D से किस में जाएगी, अब D किससे जुड़ा हुआ है, हमने संरचना में पढ़ा था कि D हमेशा B2 से, D हमेशा C2 से जुड़ा हुआ रहता है, जो विभक्त बल का C2 सिरा है उससे जुड़ा रहता है, और A हमेशा C1 से। तो D से किस में गई, C2 में, C2 का संपर्क किससे है, B2 से, तो B2 से B1 की ओर। तो बाह्य परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, B2 से B1 की ओर। ये आधा घूर्णन हुआ। आधे घूर्णन के बाद में क्या होगा, चित्र तो आपको यही बनाना है, लेकिन समझाने के लिए इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। आधे घूर्णन के बाद में AB तो इधर आ जाएगा और ये CD घूम के इधर आ जाएगा, तो AB और CD ने अपनी जगह बदल ली, तो C और D तो इधर चले गए, A और B तो इधर चले गए, इधर आ गया, और CD है वो इधर आ गया। अब आपको बताया कि जिधर आपको बताया हुआ है कि A का संपर्क हमेशा किससे रहता है, C1 से, क्योंकि A इधर गया तो C1 उधर चला जाएगा, तो ये C1 है वो घूम के इधर आ गया। B1 ब्रूस कभी भी गति नहीं करते, ब्रूस अपनी जगह पे रहते हैं। तो ये C1 और ये C2, ये हो गया C1 हो गया ये तो, और ये हो गया अभी C2, C2 उधर चला गया, C1 उधर चला गया, C2 इधर आ गया। अब अर्ध घूर्णन के पश्चात में क्या होगा, CD जो पहले नीचे जा रहा था, पहले आधे घूर्णन में जो CD सिरा नीचे जा रहा था, अब वो किधर जाएगा, ऊपर की ओर, और AB जो पहले आधे घूर्णन में ऊपर जा रहा था, अब वो किधर जाएगा, नीचे की ओर, उल्टा हो गया। तो AB उधर जाएगा और CD ऊपर की ओर जाएगा, AB नीचे जाएगा, तो ये गति करेगा। तो वही फ्लेमिंग के नियम के अनुसार विद्युत धारा प्रवाहित होगी कुंडली में, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, DCBA, DCBA के अनुदिश नियम लगाओगे तो वही दिशा आनी है, DCBA के अनुदिश प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, DCBA के अनुदिश प्रवाहित होगी। अब D से होती हुई C में, C से होती B से A में, A किससे जुड़ा है, C1 से। अब C1 का संपर्क किससे है, B2 से। तो अब बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, B2 से B1। पहले आधे घूर्णन में क्या थी, B2 से B1। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या था, दूसरे आधे घूर्णन में B1 से B2 होती है, ठीक है। इसमें पहले आधे घूर्णन में जो होती है, अगर यहाँ से है, इस पहले आधे घूर्णन में यदि B1 से B2 है तो इसमें भी B1 से B2 होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले आधे घूर्णन में हमारे वर्णन के अनुसार B2 से B1 आई है, तो दूसरे आधे घूर्णन में भी क्या आएगी, B2 से B1 ही आएगी। मतलब विद्युत धारा की दिशा है वो बदलती नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, हर आधे घूर्णन के पश्चात पहले आधे घूर्णन में बाह्य परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा B2 से B1 होती है, तो दूसरे में B1 से B2 हो जाएगी, इसमें समान रहती है। तो यही अंतर है इसमें, केवल इतना सा, बाकी दोनों की क्रियाविधि भी क्या होती है, समान होती है। बस इसमें जो ये हम विभक्त बलें लगाते हैं, ये सारा काम है विद्युत धारा की दिशा को समान बनाए रखने का जो काम है इसमें निष्ठ धारा जनित्र में, वो कौन करता है, विभक्त बलें करता है। अब क्यों करता है, इसका भी एक कारण है कि C1 का संपर्क या ब्रूस B1 का संपर्क कहते हैं, B1 जो ब्रूस है ना, उसका संपर्क हमेशा कुंडली के उस भाग से होता है जो ऊपर की ओर गति करता है। पहले यहाँ पे AB था, उसमें B1 का संपर्क AB से था, तो AB ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे कौन आ गया, CD भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हमेशा दिशा है वो क्या रहती है, नियत रहती है। तो ये इसका नियम है और ये इसकी क्रियाविधि है। तो इन दोनों में से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या निष्ठ धारा जनित्र दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों को ढंग से पढ़ना, समझना। कुछ नहीं समझ में आए
तो आप बाद में स्कूलें खुलती है तब भी आपको दोबारा पढ़ाएंगे, उस समय भी पूछ सकते हो और ऐसे भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय का सदुपयोग करें। आप जितना समय घर पे रहते हैं उसमें 2-3 घंटे आप जरूर पढ़ाई के लिए निकालें। धन्यवाद।